नेक्स्ट है आपका विष वेग। अब विष वेग मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। अब विष वेग होता क्या है, वेग हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ के आए थे कि विष का काम क्या है, धातुओं को दूषित करना। अब हमारी धातुएं कैसे हैं कि रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे करके शुक्र और फिर आता है ओज का नंबर। तो ये जो विष है वो धातुओं को कैसे दूषित कर रहा है उसको हमें समझना है, विष वेग। तो विष वेग को अगर आप छोटा सा समझिए तो विष वेग है क्या, कि वो धातुओं तक कैसे पहुंच रहा है, यानी कि वो रस धातु से शुक्र तक कैसे पहुंचा, कैसे उसकी गति रही, और क्या क्या गति के अंदर क्या क्या लक्षण आए। जैसे कि रस में गया, रस धातु को दूषित किया, तो क्या लक्षण आ रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई भी पेशेंट है जिसने कोई भी विष लिया है और वो आपके पास किसी भी कंडीशन में आता है, तो आपको उसके लक्षण को देख के पहचान जाओगे आप लोग कि अभी तक इस विष ने इस धातु को दूषित किया है। जल्दी, जितना जल्दी वो आपके पास आएगा उतनी ही आप पहले वाली धातुओं के दूषित होने के लक्षणों को पहचान सकोगे। जैसे कि अगर उसको क्या है, बहुत ज्यादा जो है प्यास लग रही है, तृष्णा हो रही है, या उसके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, या सलाइवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको समझना है कि अभी इसकी रस धातु ही दूषित हुई है, अभी विष बहुत आगे नहीं गया है। तो ये जो है विष वेग हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। आप जितना जल्दी इसको पहचान लोगे कि इस विष ने इस धातु, अभी तक इस धातु को दूषित किया है, तो आप उस धातु का ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट है। और विष वेग है क्या, कि वो 1 बाई 1 एक धातु से दूसरी धातु में कैसे जा रहा है। तो हम देखते हैं धातुओं के मध्य, जो आप पढ़ के आए होंगे एनाटॉमी के अंदर, आयुर्वेद में पढ़ा होगा, कलाएं होती हैं, मांस धरा कला, मेद धरा कला, इस तरीके से आप कला पढ़ के आए होंगे। तो धातुओं के मध्य जो सप्त कला कही गई हैं, उनमें से कला से होकर के विष एक धातु से दूसरे, दो धातुओं के बीच में एक कला होती है, ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हो। तो दो धातुओं के बीच में जो कला होती है, उस एक कला से दूसरी कला में जाने के लिए जो विष की गति होती है उसको हम क्या बोलेंगे, विष वेग। वापस से पढ़ती हूँ, किसी को समझ नहीं आया हो तो, धातुओं के मध्य जो सप्त कला कही गई हैं, उनमें से विष एक एक कला का अतिक्रमण कर विष के वेग को उत्पन्न करता है। यानी कि रस धातु में पहुंचा तो पहला वेग, रक्त में पहुंचा तो द्वितीय वेग, मांस में पहुंचा तो तृतीय वेग, इस तरीके से सातों धातुओं के 7 वेग आएंगे, तो विष के वेग को उत्पन्न करता है। वात दोष द्वारा विष संपूर्ण शरीर में फैलता है, क्योंकि आपको ये तो पॉइंट अब तक थर्ड ईयर में आ गए, आप लोग क्लियर होना चाहिए कि कहाँ, जहां भी बॉडी के अंदर कोई भी इधर से उधर गति कर रहा है, कौन गति कराती है उसको, साथ में वायु, चाहे वो पित्त हो चाहे वो कफ हो, सबको गति कराने का काम करती है वायु, क्योंकि गति का गुण या चल गुण किसके अंदर होता है, वायु के अंदर। तो वात दोष द्वारा विष जो है संपूर्ण शरीर में फैलेगा, वायु के सहारे ये मूवमेंट करता है, रक्त में लेके छोड़ के आने वाली तो वायु होगी विष को। तो वात दोष द्वारा संपूर्ण शरीर में ये फैलेगा। जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रवेश करता है, तब इस क्रिया में कुछ समय लगता है, और उस समय को, एक धातु से दूसरी धातु में गति कर रहा है, उस गति को तो हमें क्या समझना है, विष वेग, तथा उस गति में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेगांतर। दोनों डेफिनेशन में एक ही वर्ड का अंतर है। धातुओं, एक धातु से दूसरी धातु में जो गति कर रहा है वो है विष वेग, और गति में जो समय लग रहा है वो है वेगांतर। आप अलग अलग करके रखिएगा दोनों शब्द को। फिर देखते हैं हम, अब आचार्यों ने विष के वेग बताए हैं, कैसे बताए आचार्य चरक ने विष के वेग बताए, ये आप चिकित्सा के अंदर भी पढ़ोगे, वहां भी इसका चरक के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया है विष का वेग कौन सा होता है, प्रथम वेग, जिसका आश्रय विष कहाँ लेता है, रस धातु में। यानी कि रस धातु में अगर विष पहुंच गया है तो हम उसको क्या नाम देंगे, प्रथम विष वेग। अब वो रस धातु में पहुंच गया है तो वैसे ही वो लक्षण उत्पन्न करेगा, फिर काम क्या करेगा। अब रस धातु में पहुंच गया तो ऐसा तो है नहीं कि रस धातु के साथ वो अच्छा सा बिहेव करेगा, नो, रस धातु को क्या करेगा, दूषित करेगा। और रस धातु दूषित होगी तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, तृष्णा, मोह, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे।
तृष्णा, मोह, दंत, हर्ष, लाला, श्राव और वमन। आप रस धातु के जो है दूषित होने के रस प्रदोषज विकार अगर किसी को याद हो, अश्रद्धा, अरुचि, तृष्णा, इस तरीके से वो लाइन स्टार्ट होती है। तो रस प्रदोषज विकार के अंदर जो सिम्टम आते हैं वही सेम यहाँ पर वो उत्पन्न करेगा। रस धातु को दूषित करने पर ये लक्षण उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप इस वमन को सर्दी कर लीजिएगा, क्योंकि वमन तो इंड्यूस्ड प्रोसीजर होता है और सर्दी क्या होती है, पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस के अगेंस्ट आती है। तो सर्दी तो बीमारी है, वमन प्रोसेस है, दोनों को अलग रखिएगा। ये यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है तो वमन को काट करके यहाँ पर सर्दी कर लीजिएगा। तो रस धातु दूषित होगी तो ये लक्षण आएंगे। और इसकी चिकित्सा में हमें क्या करना है, प्रथम वेग की चिकित्सा। आपको चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकित्सा में प्रथम वेग की चिकित्सा में हम कौन सा कर्म करवाते हैं, वमन कर्म। आचार्यों ने केवल यही मेंशन किया है कि वैसे भी अगर रस धातु दूषित होती है तो उसकी चिकित्सा में हम क्या करवाते हैं, लंघन करवाते हैं या वमन करवाते हैं। तो यहाँ पे लंघन करवाने का तो कोई फायदा है नहीं, लंघन करवाएंगे तो और क्या होगा, वायु कुपित होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है, शीघ्र से शीघ्र उस बिना पचे पॉइजन को तो कम से कम बाहर निकाले, तो वमन के द्वारा उसको बाहर निकालेंगे। फिर आता है द्वितीय वेग में कौन सी धातु दूषित होगी, वो होगी रक्त धातु। रक्त धातु के दूषित होने पर अब आपको यहाँ पर सिम्टम जो है वो स्किन वाले भी दिखाई देने लगेंगे। जो चक्कर है वो सब तो देखने को मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे स्किन में भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब जैसे रक्त धातु में गया, अब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड तो ब्रेन के पास भी जाएगा, तो वहां से क्या होगा, व्रम, वेपथु और क्या क्या होगा, मूर्छा है, फेंटिंग की कंडीशन आ जाएगी। दूसरे वेग में अब याद रखिएगा, पहले वेग में केवल मोह की कंडीशन आती है, दूसरे वेग में वो मूर्छित होता है। पहले वेग में उसको लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, वो प्रलाप ऐसा करेगा, लेकिन उसको बेहोश वो कौन से वेग में जाकर के होता है, द्वितीय वेग में। जब रक्त धातु दूषित हो जाती है तब विष की वजह से व्यक्ति क्या होगा, बेहोश होगा, मूर्छा आएगी, और क्या होगा, यहाँ पर उसको तमक श्वास भी हो सकती है, क्योंकि अब क्या हो गया, धीरे धीरे सारे के सारे दोष जो है प्रकोपित होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे उसको तमक श्वास, शरीर में चुनचुनाहट। अब ये चुनचुनाहट तो कैसे फील होगी, स्किन से फील होगी। अब स्किन के नीचे ही सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड के अंदर जो पॉइजन है वो क्या करेगा, शरीर में या त्वचा में चुनचुनाहट करेगा। फिर उसके बाद है उसको और क्या सिम्टम आएगा, जृंभा। अब कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको मूर्छा से पहले ये सारे सिम्टम आते हैं, बेहोश हो रहा है तो उससे पहले उसको लंबी लंबी क्या है, जृंभा आने लगेंगी। तो ये सारे हम जो लक्षण वो देखेंगे वो हम किसके अंदर देखेंगे, रक्त दूषित होने पर या द्वितीय वेग में। इसकी चिकित्सा क्या है, इसकी चिकित्सा है विरेचन कर्म। क्योंकि रक्त को अगर हम माने तो रक्त मेनली दूषित किसकी वजह से हुआ होगा, पित्त की वजह से। तो रक्त के उष्ण गुण को बोलूं या पित्त को बोलूं, इन दोनों को कम करने के लिए हम कौन सा कर्म करवाएंगे, विरेचन कर्म। तो पहले दूसरे पॉइंट की चिकित्सा बहुत ईजी है, पहले में आपको वमन करा देना है, दूसरे में आपको विरेचन करवा देना है। फिर आता है तीसरा वेग। तीसरे वेग में वो दूषित करता है मांस धातु को। मांस धातु को दूषित करेगा तो अब मांस के दूषित होने की वजह से वही सिम्टम आने लगेंगे, स्किन पर सारे के सारे सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि रक्त से अब सीधा मसल्स और जो एडिपोज टिश्यू वगैरह है उनके पास वो पहुंच जाएगा। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो सारे के सारे सिम्टम किस पर देखने को मिलेंगे, हमें स्किन पर। स्किन पर छोटे छोटे मंडल चकते देखने को मिलेंगे, ईचिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, और कोट बड़े बड़े जो हैं वहां पर जैसे मान लो किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया हो, ऐसा वहां देखने को मिलेगा। तो ये सारे लक्षण हैं तीसरे वेग के। अब इसकी चिकित्सा, अब यहाँ से आगे आपको चिकित्सा याद करनी पड़ेगी, थोड़ा रटने वाला जैसा है ये, क्योंकि चिकित्सा में कुछ समझ नहीं सकते, आपको रटना पड़ेगा ये, तो थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पर चिकित्सा में आचार्य चरक ने तीसरे वेग की चिकित्सा में क्या बताया है, क्षारा, अगध, मधु और जल का पान बताया है। इनको एक साथ मिला के क्या करना है, पान करना है। पान के साथ साथ हम वहां पर उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है तृतीय वेग की चिकित्सा। फिर आता है चतुर्थ वेग। अब चतुर्थ वेग में आचार्य बोल देते हैं, अब यहाँ से आगे आचार्य चरक ने, आप कोटेशन भी देख सकते हो चरक चिकित्सा में जाके, कहीं भी मेंशन नहीं किया है
कि जैसे तीसरे वेग के बाद वो मेद को या अस्थि को या मज्जा को, ऐसा उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। बस वो पहले ही कह के छोड़ देते हैं कि ये रस रक्त आदि धातुओं को दूषित करता है। चतुर्थ वेग के बाद वो पर्टिकुलर किसी धातु का नाम नहीं लेते हैं, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, वो नहीं लेते हैं। केवल वो 3 धातुओं की ही कोटेशन के अंदर बात करते हैं, तो वही हम हिंदी में मेंशन करेंगे। अगर आचार्य चरक ने श्लोक के अंदर नहीं बोला है तो हम अपनी तरफ से हिंदी नहीं लिख सकते एग्जाम के अंदर। समझने को आप समझ सकते हो लेकिन एग्जाम में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो चतुर्थ वेग में आचार्य चरक क्या बोलते हैं, सभी वात आदि दोष यानी कि वात पित्त कफ इन दोषों का विष जो है आश्रय ले लेता है और पूरे शरीर में फैलेगा। तो उसके बाद अब वात पित्त कफ तीनों दोष के हिसाब से आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। दाह पित्त के कारण यहाँ पे भी वमन की जगह आप छर्दी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर जो छर्दी है वो किसकी वजह से होगा, कफ की वजह से होगा। और अंगशूल है वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, वात की वजह से देखने को मिलेगा। और मूर्छा वात और पित्त दोनों की वजह से हो सकती है। तो वात आदि दोष की वजह से हमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे। और इसकी चिकित्सा में हमें क्या प्रयोग करना है, वो है गोबर का रस, ये सारा मिला के गोबर का रस, कैंथ का स्वरस, मधु और गोग्रत इन चारों को मिक्स करके चिकित्सा करनी है चतुर्थ वेग में। अगर आपको ये सिम्टम उसके अंदर देखने को मिल गए, हालांकि यहाँ पर डाउट भी है, डाउट ये है कि यही सेम मूर्छा तो यहाँ भी देखने को मिला है और यही सेम छर्दी है वो पहले में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर दाह और पूरी बॉडी एक से आपको अलग करना है। अगर बॉडी का एक अभी आपने पहले कहीं नहीं देखा, पूरा अंगशूल कहीं और नहीं आया पहले तीनों वेग में, तो आपको पहले ये क्लियर कर लेना है पेशेंट के आने पर कि उसको मूर्छा और जो है छर्दी के साथ साथ, 1 सेकेंड, तो आपको पहले ये क्लियर कर लेना है कि उसको मूर्छा और उसके साथ साथ क्या है, अंगशूल भी देखने को मिल रहा है। तब आपको पहचानना है कि ये चतुर्थ वेग है या प्रथम या द्वितीय वेग है। तो अंगशूल है वो इसकी असली पहचान है। इसमें आपको चिकित्सा क्या करनी है, ये वाली। फिर उसके बाद पंचम वेग, पंचम वेग का आचार्यों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि दोष को दूषित करेगा या धातु को दूषित करेगा, कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ के बाद वो बोल देते हैं कि पंचम में अगर पहुंच गया तो आप मान लो कि सभी जगह अब वो फैल चुका है, क्योंकि वातादि दोषों को दूषित कर दिया, मेन जो धातु है, मेन जो आश्रय है वो रक्त है, उसको दूषित कर दिया, इसका मतलब वो सब जगह फैल चुका है। तो यहाँ से आपको केवल क्या है, लक्षण और चिकित्सा अच्छे से याद करनी है, ठीक है। फिर पंचम वेग में क्या है, वो आंखों के सामने क्या देखेगा, नीलादि रूपों को देखेगा। यानी कि जब भी व्यक्ति बेहोश होने वाला होता है, या आपने अपस्मार की कंडीशन में भी देखा होगा, बेहोश होने से पहले वो आंखों के सामने कई सारे रूपों को देखता है। फिर अचानक से क्या होगा, तिमिर की कंडीशन आ जाएगी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो पंचम वेग में वो तरह तरह के जो रूप उसके सामने नहीं भी हैं उनको देखने लगेगा, काला, पीला, नीला, हरा, इन तरह के रूप को वो देखने लगेगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। तो ये लक्षण आएंगे पंचम वेग में। इसकी चिकित्सा क्या करनी है, काकांड व शीर्ष स्वरस से नश्य अंजन आश्चोतन। याद रखिएगा, पंचम वेग में हम पहले हमने 2 दे दिए, वमन विरेचन, उसके बाद केवल हमने उसको आभ्यंतर पान करवाया है। फिर उसके बाद हम चिकित्सा करा रहे हैं उसका नश्य अंजन और आश्चोतन। यानी कि नश्य बोल लूँ मैं या सिरोविरेचन बोल लूँ, एक ही बात है। तो नश्य करा देंगे, अंजन करा देंगे और आश्चोतन, ये सारी चीजें उसका हम करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन वो सिम्टम उसका कहाँ आ रहा है, आंखों के सामने। तो हमें ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा करानी है। दूसरा, हम क्या है, जो वमन कर्म करवा चुके और विरेचन कर्म करवा चुके, तो ये आपका जो अधो भाग है और ऊर्ध्व भाग की चिकित्सा होगी। लेकिन ऊर्ध्व जत्रुगत जो शिर प्रदेश है उसकी चिकित्सा के लिए हमने क्या यूज किया, नश्य अंजन और आश्चोतन, क्योंकि लास्ट में तो ये क्या करेगा, ब्रेन पर इफेक्ट करेगा। तो हम लास्ट में सारा फोकस किसकी तरफ रखेंगे, सिर की प्रदेश रखेंगे, क्योंकि सिर ही अपने शरीर का क्या होता है, उत्तमांग होता है। वहीं पर सारी इंद्रियां स्थित होती हैं, वहीं पर 12 प्राणों का आश्रय होता है। इसीलिए हम
हमें फिर सारा फोकस किधर लाना है, अपना सिर प्रदेश की तरफ। इसीलिए हम सारी चिकित्सा करेंगे कि वहां से हम दोषों को बाहर निकाल सकें। फिर आता है सष्टम वेग। सष्टम वेग में आचार्यों ने केवल एक ही लक्षण का वर्णन किया है कि उसको हिक्का उत्पन्न होने लगेगी। अब ऐसी वैसी हिचकी नहीं आएगी। आपने पांचों प्रकार की जो हिक्का है उसको जो 5 प्रकार की होती हैं उसमें पढ़ा होगा। महा हिक्का, गंभीरा हिक्का, ये कैसी होती हैं? असाध्य होती हैं। तो इस व्यक्ति को इस तरह की हिक्का उत्पन्न होने लगेगी। तो सष्टम वेग में उसको हिचकी आएगी। अगर पेशेंट आपके पास आया, उसकी हिचकी रुकी नहीं रही है, तो आपको समझ जाना है कि उसको क्या है, सष्टम वेग में उसका पहुंच चुका है, या फिर कि अब तो विष पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो अब उसको हमें क्या देना है? संज्ञा स्थापन द्रव्य देने हैं, जिससे उसका मेमोरी लॉस ना हो। संज्ञा स्थापन से मेमोरी लॉस के साथ साथ उसको हमें, अब जो भी पर्सन है जिसने भी पॉइजन इनटेक कर रखा है, उसका आपने अगर देखा होगा, आप पहले पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, आचार्यों ने निद्रा का वर्जन बताया है। जिन्होंने विष का पान कर लिया है उनको न तो रात में सोने देना है, ना ही दिन में सोने देना है। तो इसीलिए हम उसको संज्ञा स्थापन द्रव्य दे रहे हैं, जिससे उसको नींद नहीं आए। ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा स्थापन क्यों दे रहे हैं? जिससे वो उसको हमेशा चेत की अवस्था बनी रहे, वो बेहोश ना हो सके। उसको बेहोश नहीं होने देना है, क्योंकि वो बेहोश हो जाएगा तो कोई भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो सष्टम वेग में हमें संज्ञा स्थापन द्रव्य देने हैं। गोपित्त, गोपित्त के साथ हल्दी, मंजिष्ठा, मरीच और पिप्पली, ये सारा संज्ञा स्थापन द्रव्य अलग देने हैं। साथ में गोपित्त के साथ मिला के क्या क्या देना है? हल्दी, मंजिष्ठा, मरीच और पिप्पली। ये किसके साथ देना है हमें? गोपित्त के साथ। कौन से वेग में? सष्टम वेग में। फिर उसके बाद आता है सप्तम वेग। अब सप्तम वेग में क्या होगा? स्कंद भग्न हो जाएगा। स्कंद भग्न से ऐसे नहीं कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी, मतलब ये है कि अब वो अपनी बॉडी पर बैलेंस या कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हाथ पैर अपने सीधे झुका देगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था, अलर्क विष, आपकी डेमो क्लास में मैंने अलर्क विष पढ़ाया था। तो वहां पर अगर उसको भी रेबीज होता है, कुत्ते को भी रेबीज होता है, तो उसके अंदर भी हमने क्या देखा था? उसके स्कंद और वो ढीले हो जाएंगे, सिर को नीचे की ओर झुका देगा। तो विष के प्रभाव से वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसके कंधे नीचे की ओर झुक जाएंगे, या फिर वो बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। केवल आपको इतना समझना है। तो हमें इसकी चिकित्सा में क्या देना है? अब मैंने उस दिन भी आपको बोला था, अगर सभी लोग डेमो में प्रेजेंट हो, तो मैंने बोला था कि विष, आचार्य कौन से फॉर्मूले पे कार्य करते हैं? विष ही विष को काटता है। या उपशय की चिकित्सा में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब 18 प्रकार के उपशय आप लोगों ने पढ़े थे चक्रपाणी के अनुसार, तो उसमें वहां पर बताया है कि स्थावर विष की चिकित्सा में हम जांगम विष का यूज, और जांगम विष की चिकित्सा में हम स्थावर विष का यूज करते हैं। तो हम चिकित्सा किसकी पढ़ रहे हैं? स्थावर विष की पढ़ रहे हैं। सेम वहां पर जांगम विष वाला आएगा। जब यहाँ पर सर्प के काटने की वजह से आएगा, तो हम वहां पर चिकित्सा देते हैं स्थावर विष की। तो सप्तम विष में स्कंद भग्न होगा, तो उसके लिए हमें चिकित्सा देनी है जांगम विष। अब हम उसको जांगम विष देंगे, किसी से बाइट करवा देंगे या कुछ ऐसा करके, ठीक है। और काकपद, अब काकपद क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। काकपद का निर्माण करवाना है सप्तम वेग में। क्या करना है काकपद के लिए? जो सिर प्रदेश है उस पर क्या करना है, सारे जो भी बाल वगैरह है वो उठा करके जो कोए के जो पंजे होते हैं उसके जैसा उस पर निशान बनाना है। किससे? किसी भी नुकीली चीज से, ब्लेड वगैरह से, किसी से भी। वापस से सुनिएगा ध्यान से। सिर प्रदेश पर सारे बालों को हटा करके जो स्कल है उस पर हमें क्या करना है? उस पर काकपद, काक के जो कोए के जो पैर होता है, पंजा होता है, उसके जैसा निशान बनाना है। उसके जैसा हम निशान नुकीले किसी चीज से बनाएंगे तो क्या होगा? सिर प्रदेश से ब्लड ऊज होने लगेगा, ब्लड बाहर आने लगेगा। और उस ब्लड के साथ साथ वो ब्लड जब भी बाहर आएगा तो उस पर हमें ऊपर से क्या रख देना है? उस पर मांस रख देना है। उसके ऊपर कोए का या किसी और जानवर का हमें उसके ऊपर मांस रख देना है। और उस मांस के अंदर
जो सिर से जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड में से वो पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर प्रदेश पर कोए के जैसा पंजे जैसा निशान बनाना है, जिससे क्या होगा, हम ऐसा निशान बनाएंगे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगेगा। जब भी ब्लड आना शुरू हो जाए वहाँ पर क्या करना है, कोई भी मांस रख देना है, किसी का भी हो सकता है, कोए का या किसी और जानवर का, वो मांस वहाँ पर रख देना है। और उस मांस के अंदर क्या होगा, उस मांस के अंदर क्या होगा, वहां पर वो जो पॉइजन है जो सिर प्रदेश से, वहां से वो पॉइजन क्या होगा, एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। तो उसी को हम क्या समझना है, काकपद। ठीक है, ये चिकित्सा करनी है हमें सप्तम वेग में। फिर उसके बाद आता है अष्टम वेग। अष्टम वेग में क्या हो जाएगी, उस पर्सन की मृत्यु ही हो जाएगी। अगर अष्टम वेग में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे है कोई मरने वाला है, फिर भी हम उसको एक बचाने की कोशिश के लिए क्या चिकित्सा कर सकते हैं, उसकी पलाश बीज और मयूर पित्त से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं कि शायद उसके प्राण बच जाएं, वरना वो मरना, अगर अष्टम वेग में विष पहुंच चुका है तो मरना तय है। लेकिन एक आखिरी कोशिश के तौर पर क्या है, पलाश बीज और मयूर पित्त हम उसको देते हैं। तो ये हैं आपके विष के वेग। आपको एक ही बार में याद नहीं होंगे, बार बार इनको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, बिल्कुल जैसा आचार्य ने बताया है उसी हिसाब से सारा लक्षण आपको लिखना है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना है कि आप पहले वेग का दूसरे में कर दो, नहीं, आपको एज इट इज यही लक्षण याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां आपको एज इट इज लिख के आना पड़ेगा। फिर 2 मिनट का और मैं आपका टाइम लूंगी। विष संकट। विष संकट क्या होता है, विष की प्रकृति। अब विष संकट को आपको ऐसे समझना है कि विष में हमने गुण में देखा था, विष के अंदर क्या है, उष्ण गुण होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो पित्त प्रकृति का है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर उष्ण गुण स्वभावतः होगा। और साथ साथ क्या है, विष की प्रकृति भी कैसी होती है, उष्ण होती है। प्लस काल ऋतु, कौन सी ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप होता है, शरद ऋतु के अंदर। तो शरद ऋतु में कोई पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को कोई पॉइजनिंग हो जाए तो वो उसके लिए संकट का समय है, क्योंकि पहले ही मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार उसके शरीर में पित्त प्रकोपित है, दूसरा उसकी जीवनता प्रकृति ही पित्त है, तो उस व्यक्ति को वो विष ज्यादा पीड़ा करेगा, उस व्यक्ति के अंदर उस विष के प्रभाव ज्यादा दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विष संकट को समझना है। क्या है, विष की प्रकृति, काल, काल यानी कि शरद ऋतु, अन्न, वो कोई पित्त को बढ़ाने वाला ही अन्न खा रहा हो, दोष, पित्त हो उसके अंदर, दूष्य, रक्त, ये सभी समान होने पर साथ मिल जाएं तो विष संकट की स्थिति कहलाती है। यानी कि एक ही पर्सन के अंदर अगर जो है क्या है, पित्त प्रकृति वाला है, शरद ऋतु है, साथ साथ वो उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन कर रहा है, रक्त धातु को उसके अंदर पहले से दूषित हो रखी है, तो उस व्यक्ति के अंदर उस विष की वजह से विष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में कोई भी जीवित नहीं बच सकता, क्योंकि सारे फैक्टर जो हैं वो पॉइजनिंग को बढ़ाने वाले हो गए, विष को शीघ्रता से फैलाने वाले हो गए। जल्दी से जल्दी बॉडी में विष फैल सकता है, क्योंकि सारी उसकी क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, विष की फेवरेबल कंडीशन है ये सारी उष्ण गुण के कारण, तो उस पर्सन को नहीं बचा पाएंगे। जैसे क्या है, विष आग्नेय होता है, इसलिए यदि व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, मध्याह्न दोपहर में भी क्या होता है, पित्त बढ़ा रहता है, वर्षा या शरद ऋतु होने पर विष संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो टॉपिक है विष वाला, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कि विष का वेग कैसा होगा या विष के गुण कौन से हैं, उसकी क्रिया कैसे रहेगी। आपका ये एक जो पॉइंट बच रहा है वो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो